अधूरा प्रेम। मेरा छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा शहर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश मेरा जन्म स्थान जहाँ मेरा बचपन बीता। मैं शहर के एसडी इंटर कॉलेज 11वीं क्लास में पढ़ रही थी। हम उम्र थे। वो दूर का रिश्तेदार था मेरा। वो मुझसे कुछ महीने छोटा था। मैं उम्र और रिश्ते में बड़ी थी। वो बचपन से ही हर छुट्टियों में हमारे घर आता था। जब हम दोनों में दोस्ती हुई थी तब उम्र होगी मेरी 6 या 7 वर्ष, उसकी 5 या 6 वर्ष। हम दोनों रिश्तेदार से भी ज्यादा अच्छे दोस्त की तरह थे। वो जब भी शहर से हमारे घर पर आता पूरे घर में हलचल सी हो जाती थी। माँ और पापा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसका रिश्ता उनके साथ ऐसा ही था। छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वह चला जाता अपने शहर। पहले वो हमारे रिश्तेदार यानी अपने माता पिता के साथ आता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके घर वाले उसे बस में बैठा देते। यहाँ हमारे बाबूजी उसे बस स्टैंड में उतार लेते। हमारा बचपन इसी तरह हंसी खुशी बीतता रहा। वैसे हम अपने अपने स्कूलों में एक ही क्लास के छात्र थे, मगर वो पढ़ने में मुझसे होशियार था। अगले वर्ष हमारी बोर्ड की परीक्षा थी। वो अपने शहर में और मैं अपने शहर में तैयारी कर रहे थे। परीक्षा से पहले की छुट्टी में वो फिर हमारे घर आया। चूंकि वो पढ़ने में होशियार था इसलिए मैं कई विषय में उससे सहायता लेने लगी। माँ भी उसको कहती कि मुझे परीक्षा की तैयारी करवाने में मदद करे। हम छत पर घंटों बैठकर पढ़ाई करते। वो किसी भी विषय को इतने अच्छे तरीके से बताता कि मुझे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस बार हम कई दिनों तक बहुत करीब करीब रहे। पहले जिस तरह उसके यहाँ रहते हुए जितना समय हम साथ होते थे, इस बार उससे ज्यादा समय हम साथ रहे। कुछ दिनों बाद छुट्टी खत्म होने पर वो वापस चला गया। उसके जाने के बाद मुझे उसकी कमी सी महसूस होने लगी। करीब 1 महीने तक हम सिर्फ रात में सोने के लिए ही अलग होते थे। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक उसकी एक एक जरूरत का ख्याल मुझे ही रखना पड़ता था। उसे नाश्ता देना, खाना खिलाना, उसके कपड़े बैग से निकालकर आयरन कर देना, रात में उसका बिछावन तैयार करना, मच्छरदानी लगाना जैसे सारे कामों की मुझे आदत सी हो गई थी। उसके लिए कुछ भी करना जाने क्यों मुझे अच्छा लगता था। उसके जाने के बाद मुझे उसके लिए कुछ भी नहीं करना बुरा लगने लगा। न जाने क्यों इस बार मुझे उसकी कमी बहुत खलने लगी। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी इस हालत को माँ ने पहचान लिया था, मगर मैं अपने अंदर हो रहे इस बदलाव से बिल्कुल अनजान थी। जाते हुए उसने कहा था कि परीक्षा खत्म होते ही वो फिर आएगा। मुझे अपने पास होने से ज्यादा परीक्षा खत्म होने का इंतजार रहने लगा। उसे आना जो था, परीक्षा खत्म होते ही मैं बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा करने लगी। उस समय संचार का जरिया सिर्फ डाकखाना ही होता था। चिट्ठी या टेलीग्राम ही एकमात्र माध्यम था। और फिर एक दिन उसकी चिट्ठी मेरे पापा जी के नाम आई। उसमें उसके आने की तारीख लिखी थी। मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि चिट्ठी तो बाबूजी के नाम थी, मगर संदेश जैसे मेरे लिए था। उसके बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। दिन था कि गुजरता ही नहीं था। उसके आने के दिन को मैं मन ही मन गिनने लगी। मेरे घर की छत से हाईवे दिखता था जहां वो बस से उतरता था। उसके आने के 3-4 दिन पहले से ही मैं छत पर जाकर हाईवे देखने लगती थी। बार बार मेरा छत पर जाना, दिन भर खोई खोई सी रहना, खाने पीने की सुध नहीं रहना, ये सब माँ ने गौर कर लिया था। उसकी पैनी और अनुभवी नजर ने सब कुछ जान लिया था। आखिर उसके आने का दिन भी आ गया। उसकी बस दोपहर में आने वाली थी। अचानक माँ ने मुझे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया और समझाने लगी। उनके कहने का मतलब साफ था कि उन्होंने मेरे अंदर की छुपी हुई बेचैनी को भांप लिया था। वो समझ गई थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता मर्यादाओं से जुड़ा हुआ है। उसका और मेरा रिश्ता बड़े और छोटे का है। समाज और रिश्तेदारों में हम दोनों का रिश्ता पवित्र है। अगर तुम्हारे दिल में बचपने के कारण ऐसा कुछ है तो उसे दिल से निकाल दे। इस बार उसके आने पर उससे दूरी बनाकर रखना।
इसी में हम सब की इज्जत है, अन्यथा बहुत बदनामी होगी। माँ की इस हिदायत ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं शर्मिंदा थी, मगर उससे भी ज्यादा इसलिए परेशान थी कि उसके आने के बाद उससे दूर रह पाना मेरे बस में जैसे नहीं रह गया था। फिर भी माँ का शक होना मेरे लिए बुरा था। उसके आने की घड़ी आ गई। माँ के कहे अनुसार मैं उसे रिसीव करने दरवाजे तक भी नहीं जा सकती थी। पापा जी उसे बस स्टैंड से लेकर आए। वो बरामदे में बैठा बाबूजी से बातें कर रहा था। मैं दूसरे कमरे में बैठी तड़प रही थी। उसके बात करने की आवाज मैं साफ साफ सुन सकती थी। माँ के बात करने का लहजा भी पहले की तरह सामान्य नहीं था। वो अनमने तरीके से उसके साथ बात कर रही थी। यह मुझे बुरा लग रहा था। वो भी कुछ रुक रुक कर बेमतलब की बातें कर रहा था, जिसे मैं समझ रही थी उसकी नजर मुझे ही खोज रही होगी। माँ ने उसे आंगन के पार वाले कमरे में बैग लेकर जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि वो बस के सफर से थका होगा, इसलिए थोड़ा आराम कर ले। खाना तैयार होने पर उसे बुला लेगी। मैं अलग कमरे में पिंजरे में कैद पंछी की तरह तड़प रही थी। वो पूरा दिन हम एक दूसरे से माँ के हिदायत तथा पहरेदारी के कारण न तो मिल सके और न ही एक नजर देख सके। मैं पूरे दिन बेचैन रही। मैं जानती थी उसकी भी हालत मेरी तरह ही होगी। दोपहर के समय जब वह बरामदे में खाना खाने के लिए आया, उस वक्त मैं स्नानघर में थी। वैसे तो मेरा नहाना हो गया था, मगर मैं बाथरूम से जानबूझकर नहीं निकल रही थी क्योंकि दरवाजे के छेद से मैं उसे साफ साफ देख पा रही थी। वो खाने की कुर्सी पर बैठा था और बार बार मेरे कमरे की ओर देख रहा था। मैं जानती थी कि उसकी निगाहें मुझे ही तलाश कर रही है। मैं बेबस होकर उसकी बेचैनी को देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि बाथरूम में दरवाजे के छेद से मैं उसे जी भर कर देख रही हूँ। माँ रसोई में खाना परोस रही थी, इसलिए वो मुझे ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बाथरूम से निकलकर सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो हक्का बक्का सा मुझे देख रहा था और मैं उसे स्नान करने के कारण मेरे बाल भींगे हुए थे। बाल से पानी टपक रहा था। हम काफी देर तक एक दूसरे को बेबस की तरह देख रहे थे। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि सुबह से उसका मुझे नहीं देख पाना कितना दर्द भरा था। हम दोनों को ख्याल ही नहीं रहा कि कब माँ थाली लेकर आ गई। माँ ने पुकारा, तब हमें होश आया। मैं अन्य से वहां से हटकर अपने कमरे में चली गई। उसको आए 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों में मैं उसे सिर्फ एक बार कुछ पल के लिए ही देख पाई थी। वो भी कभी आंगन में तो कभी दालान में अपनी बेचैनी काट रहा था। दिन रात माँ की निगाहें हमारा पीछा करती रही। मैं कमरे में बेचैन रही। मुझे मालूम था उसकी भी हालत मेरे जैसी ही थी। तीसरे दिन मुझे नौकर से मालूम हुआ कि माँ पड़ोस में किसी काम से गई है। मेरे लिए ये जैसे सुनहरा मौका था। मैं लगभग भागती हुई उसके कमरे में गई, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो कहाँ होगा। मैं लगभग दौड़ती हुई सीढ़ियों से चढ़कर घर की छत पर पहुंच गई। वो उदास मन से छत के उसी कोने में चुपचाप गुमसुम सा बैठा था। मेरे पायलों की खनक सुनकर वो मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में देखकर उसके गम का अंदाजा मैं लगा सकती थी। जी चाहता था कि एक बार उसके सीने से लिपट कर रो पड़ूं, मगर माँ के डर से ऐसा न कर पाई। हम बहुत देर तक अपने अपने दुख बयां करते रहे। उसने अपने दिल के दर्द को मेरे सामने खोल कर रख दिया। मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। देर तक हम एक दूसरे का हाथ थामे रोते रहे। हमें पता न चल सका। बातों बातों में हमने यहाँ तक कह डाला कि अगर हम मिल नहीं सकते तो मर तो सकते ही हैं। मगर हम जानते थे कि ऐसा कहना आसान है, क्योंकि उसके बाद अपने माता पिता की जिल्लत हमारी आत्मा को चैन नहीं लेने देगी। उसने बताया कि मुझसे इस तरह एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे को नहीं देख पाने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे वापस लौट जाना चाहिए। उसकी इस बेबसी की बात ने मुझे बहुत रुलाया। उसने मेरे आंसू पोंछे और अपने पॉकेट से
एक कंगन निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। सोचा था तुम्हें अपनी निशानी पहनाऊंगा। मैंने अपनी कलाई उसकी ओर बढ़ाई ही थी कि नीचे से माँ के आने की आवाज आई। उसने कंगन को अपने पॉकेट में रखना चाहा। मैंने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, पहनाओ न। रुक क्यों गए? उसने कहा, माँ पूछेगी तो क्या कहोगी? मैंने कहा, कह दूंगी कुछ भी, तुम पहनाओ। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसे मेरी फिक्र थी। उसने कंगन वापस अपने पॉकेट में रख लिया और मुझे जल्दी वहां से चले जाने को कहा। उसे डर था कि मेरी माँ को शक न हो जाए, जबकि उस वक्त मैं बेखौफ थी। मैं हर अंजाम भुगतने के लिए तैयार थी, मगर उसने मुझे रोक दिया और वापस नीचे जाने पर मजबूर कर दिया। मैं बेमन से छत से नीचे लौट आई। वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं रात भर बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अगली सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे में झांक कर देखा, वो वहां नहीं था। उसका बैग भी अपनी जगह नहीं देखकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने एक नौकर से पूछा तो उसने बताया कि रात में उसकी मेरी माँ से बहुत देर तक बातें होती रही थी और सुबह सूर्योदय से पूर्व ही पहली बस से वो अपने शहर लौट गया। मैं छुप छुप कर कई दिनों तक रोती रही। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। माँ मुझे दुनियादारी की बातें समझाती रही। वो बताती रही कि उसका और मेरा रिश्ता बड़ा सम्मानजनक था। वो उम्र में मुझसे छोटा और मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी। समाज हमारे संबंध को हरगिज स्वीकार नहीं करेगा। हमारे बीच जो भी था वो मात्र बचपन का नासमझ आकर्षण था। जवानी में हुई इस गलती को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई थी। कुछ साल बीत गए। उसका कोई पत्र नहीं आया, या शायद मुझ तक नहीं पहुंचा। कभी कभी रिश्तेदारों से उसके परिवार और उसके बारे में मालूमात हो जाता। समय ने मेरे घाव को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी तस्वीर धुंधली हो गई थी। मैं भी रिश्तों की मर्यादा को अच्छी तरह समझने लगी थी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद बाबूजी ने मेरी शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी। लड़का सुंदर था और दिल्ली में इंजीनियर था। मैंने उसकी तस्वीर देखे बिना ही हाँ कर दी। आखिरी मुलाकात के 5 वर्ष के बाद वो मेरी शादी में शरीक होने आया था। मैं शादी की रस्मों में व्यस्त थी। कुछ लोगों की आपसी बातचीत से मालूम हुआ कि वो आया हुआ है। मेरा दिल वर्षों बाद फिर उसी तरह से धड़क उठा। शादी की रस्मों को निभाते हुए भी मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही थी, मगर वो कहीं नहीं दिखा। हालांकि कुछ वर्षों से उसके लिए मेरे जज्बात भी थोड़ा बदल गए थे। शायद मजबूरी या मर्यादा थी, मगर शादी में उसके आने की खबर ने एक बार फिर से मुझे बेचैन कर दिया था। मैं किसी भी तरह उसे एक बार देखना चाहती थी। माँ शादी की रस्मों में व्यस्त थी। रिश्तेदारों तथा मेरी सहेलियों ने मुझे साज श्रृंगार कर दिया था। तभी बारात आने की खबर सुनकर सभी बारात देखने चली गई। कमरे में सजी धजी मैं अकेली बैठी थी। दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज सुनकर मैंने मुड़कर देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेगा। वो मुझे उदास नजरों से देख रहा था, जैसे कोई बड़ी बाजी हार बैठा हो। 5 सालों में वो बहुत बदल गया था। वो पहले से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैं उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखकर ठिठक गई थी। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। हम कुछ कह नहीं पा रहे थे, मगर सब कुछ समझ रहे थे। उसने कहा, खुश हो? मैंने मुश्किल से हाँ में सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसकी भींगी पलकों को देखकर मेरी आंखों के कोर भी गीले हो गए। उसने अपने पॉकेट से वही कंगन निकाला जो आखिरी मुलाकात में मुझे पहना नहीं सका था। मैंने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। उसने कुछ देर तक मेरे हाथों को प्यार से थाम कर रखा। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टपककर मेरे हाथ पर आ गिरी और मैं सिहर उठी। उसने जल्दी से कंगन मेरे हाथ में पहनाया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। मेरी आंखों से अश्रुधार बेग के साथ बाहर बहने लगे। मैं वहीं जमीन पर बैठकर
तब तक रोती रही जब तक मेरी सहेलियां रस्मों के लिए बुलाने नहीं आ गई। रात भर शादी की रस्में होती रही। जब भी मैं सर उठाती तो मेरी निगाहें उसे ही ढूंढती। अगली सुबह मेरी विदाई की तैयारी हो गई थी। बाहर एक सजी धजी गाड़ी तैयार खड़ी थी। माँ, पापा, रिश्तेदार सभी रो रहे थे। मेरी आंखों से भी अश्रुधार बेताबी बह रहे थे। उसमें कुछ आंसू उसके नाम के भी थे। विदाई के लिए घर से गाड़ी तक जाने में भी मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही थी, मगर वो भीड़ में नहीं था। गाड़ी पर बैठने से पहले मैंने नजर उठाकर घर की छत की ओर देखा। मैं जानती थी वो कहाँ होगा। वो छत पर वहीं खड़ा था जहां हम रोज घंटों बैठते थे। रो रहा था वह। एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ गई। उसने धीरे से हाथ उठाकर मुझे अलविदा कहा और चेहरा दूसरी ओर घुमाकर अपने आंसुओं को छुपा लिया। कई वर्ष हो गए हैं, उसके बारे में मैंने कभी कोई जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, कभी कभी उसकी याद जरूर आ जाती है। दोस्तों, अब ये प्रेम था, नादानी थी या कच्ची उम्र का आकर्षण, आप स्वयं फैसला करिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए।